नमस्कार। भारतीय इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। जी हाँ। 1857 की घटनाएं कुछ वैसी ही थीं। आज हम इसी ऐतिहासिक मोड़ पर एक गहरी नजर डालेंगे, बिल्कुल। खासतौर पर उन पहलुओं पर जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जी, ये जरूरी है। तो साल था 1857। दिल्ली के तख्त पर नाम मात्र के मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। हाँ, बिल्कुल। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और उधर लंदन में सरकार लॉर्ड पामस्टन की थी। जी। और मजे की बात यह है कि इंग्लैंड में विपक्ष के नेता डिज़रायली, उन्होंने इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं कहा, अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा दिया था। ओह, ये तो दिलचस्प बात है। तो सवाल उठता है कि भाई ये था क्या असल में, हम्म। क्यों हुआ, कहां कहां फैला और फिर अंजाम क्या हुआ। बिल्कुल। 1857 को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। हाँ। सालों से जो असंतोष जमा हो रहा था उसका नतीजा था ये। और इसे लेकर इतिहासकारों में भी काफी अलग अलग राय रही हैं। जैसा कि कोई इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहता है, तो कोई कहता है कि ये महज एक सैनिक विद्रोह था या सामंती विद्रोह। अच्छा। तो आज कोशिश करेंगे कि इसके हर पहलू को समझें, कारण, फैलाव, नेतृत्व और हाँ, इसके नतीजे, खासकर वो बातें जो परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसी बहस से शुरू करते हैं कि इसे कहा क्या जाए। क्या वीडी सावरकर सही थे? उन्होंने ऐसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था। देखिए, सावरकर का नजरिया बहुत प्रभावशाली रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये अकेला नजरिया नहीं है। जैसे आरसी मजूमदार जैसे बड़े इतिहासकार हैं, उनका मानना था कि ये न तो पहला, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ओह, क्यों? उनका तर्क था कि भाई ये पूरे देश में तो फैला नहीं और इसमें वो राष्ट्रीय चेतना, वो राष्ट्रवाद उस लेवल पर मजबूत नहीं था। अच्छा, और पंडित नेहरू, उनका क्या विचार था? पंडित नेहरू इसे काफी हद तक एक सामंती प्रतिक्रिया मानते थे, राजाओं का, जमींदारों का अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने का एक प्रयास। ये भी एक एंगल है। जी। और अंग्रेजों का क्या मानना था? जाहिर है वो इसे अपने खिलाफ एक बड़ी चुनौती तो मानते ही होंगे। हाँ, चुनौती तो मानते थे, लेकिन उनकी व्याख्याएं भी अलग अलग थी। अच्छा। जैसे आपने बताया, डिज़रायली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, शायद अपने राजनीतिक कारणों से। लेकिन ज्यादातर अंग्रेज अधिकारी और इतिहासकार जैसे सीली, लॉरेंस, मॉलिसन, वो इसे सैनिक विद्रोह ही मानते थे, सिपाहियों का विद्रोह। सिर्फ सिपाहियों का? हाँ, ज्यादातर। कुछ ने तो इसे और भी अलग रंग दे दिया, जैसे टी.आर. होम्स ने कहा कि ये सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है। अरे बाप रे। हाँ, और L.E.R. रीस थे, उन्होंने कहा ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। धार्मिक रंग भी दिया गया। जी। और जेम्स आउटरम और W. टेलर जैसे लोग थे, उन्होंने तो इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र ही कह दिया अंग्रेजों के खिलाफ। बाप रे, एक ही घटना की कितनी सारी व्याख्याएं। बिल्कुल। लेकिन एस.एन. सेन, उनकी किताब 1857 तो काफी अहम मानी जाती है, सुना है। जी हाँ, एस.एन. सेन, जिन्हें भारत सरकार ने ही इसका इतिहास लिखने का काम सौंपा था, उनका नजरिया काफी संतुलित माना जाता है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उनका मानना था कि जो चीज धर्म की लड़ाई के तौर पर शुरू हुई, उसने आखिरकार स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। वो मानते हैं कि शुरुआत भले ही सैनिक विद्रोह से हुई हो, पर धीरे धीरे इसका चरित्र राष्ट्रीय होता गया। तो शुरू में सैनिक, बाद में राष्ट्रीय। हाँ, कुछ ऐसा। तो संक्षेप में कहें तो इसका स्वरूप काफी जटिल था और इस पर अलग अलग विचार हैं। ये तो हुई स्वरूप की बात, पर अब आते हैं कारणों पर। ये असंतोष इतना भड़का क्यों? क्या वो सिर्फ चर्बी वाले कारतूस ही वजह थे? नहीं, देखिए, चर्बी वाले कारतूस तो वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। अच्छा। लेकिन बारूद तो सालों से जमा हो रहा था। इसके पीछे कई तरह के कारण थे, राजनीतिक थे, आर्थिक थे, सामाजिक धार्मिक थे और सैनिक कारण भी थे। तो राजनीतिक कारणों में सबसे अहम क्या था? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारण तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं। हाँ, सुना है। उसके तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भगाड़, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सबको अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। और फिर 1856 में जब कुशासन का बहाना बनाकर अवध को हड़पा गया। हाँ, अवध। वो बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी में ज्यादातर सिपाही अवध से ही आते थे। अच्छा, तो उनके घर पर ही असर पड़ रहा था? बिल्कुल, उनकी जमीनें जारी थीं, नवाब को हटा दिया गया था। जाहिर है गुस्सा तो हो गई। और इसके अलावा
इसके अलावा वेलेस्ली की सहायक संधि थी। हाँ। उसने पहले ही कई राज्यों को मतलब एक तरह से पंगु बना दिया था। हाँ, वो भी एक कारण था। जी और वो मुगल बादशाह के साथ जो हो रहा था जी उसका भी असर पड़ा होगा। बिल्कुल। डलहौजी ने कह दिया था कि बहादुर शाह जफर के बाद उनके वारिसों को लाल किला छोड़ना पड़ेगा। आओ। फिर कैनिंग ने तो ऐलान ही कर दिया कि बहादुर शाह आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उनके बाद कोई बादशाह नहीं कहलाएगा। ये तो मतलब सीधे सीधे भारत की जो एक पहचान थी उस पर हमला था। जी, सत्ता के प्रतीक पर हमला। और सामाजिक धार्मिक मामलों में जो दखलंदाजी हो रही थी उसका क्या? हाँ, देखिए, अंग्रेजों ने कुछ सुधारवादी कदम जरूर उठाए, जैसे सती प्रथा का अंत किया 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। वो तो अच्छा था। या फिर 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ। लेकिन उस समय का जो रूढ़िवादी समाज था उसने इसे अपने धर्म और रिवाजों में दखलंदाजी माना। अच्छा, मतलब नीयत अच्छी थी। हाँ। पर लोगों ने गलत समझा। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। ऊपर से ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की खुली छूट मिल गई थी, तो धर्मांतरण का डर भी फैल रहा था। फिर 1856 का वो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम आया, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। हाँ, उसमें क्या था? उसमें कहा गया कि जरूरत पड़ने पर सिपाहियों को समुद्र पार भी भेजा जा सकता है। ओह, और वो तो धर्म के खिलाफ माना जाता था शायद। जी, उस जमाने में समुद्र यात्रा को धर्म भ्रष्ट करने वाला माना जाता था, तो सिपाहियों को लगा कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। यानी धर्म और पहचान खतरे में है, ऐसी भावना फैल रही थी। बिल्कुल। और आर्थिक कारण, किसानों की, कारीगरों की हालत कैसी थी? हालत तो बहुत खराब थी। अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीतियां थीं, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, उन्होंने किसानों की कमर तोड़ दी थी। लगान बहुत ज्यादा था और वसूली भी बहुत सख्ती से होती थी। किसान कर्ज में डूब रहे थे। और उद्योगों का क्या हाल था? दूसरी तरफ ब्रिटेन से जो मशीन का बना सस्ता माल आ रहा था, उससे भारत के पारंपरिक उद्योग धंधे, खासकर कपड़ा उद्योग, वो तबाह हो रहे थे। अच्छा। कारीगर बेरोजगार हो रहे थे। ये वही धन का निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ था जिसकी बात बाद में दादा भाई नौरोजी ने की। भारत लगातार गरीब हो रहा था। और सेना के अंदर सिपाही क्यों नाराज थे इतने? सैनिकों के असंतोष के भी ठोस कारण थे। सबसे बड़ा तो भेदभाव था। कैसा भेदभाव? भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में भारी भेदभाव। संख्या में भारतीय बहुत ज्यादा थे, करीब 5:1 का अनुपात था शायद। हाँ। पर वेतन, भत्ते, प्रमोशन, सब में वो अंग्रेजों से बहुत पीछे थे। उनके साथ नस्ली भेदभाव होता था, बुरा बर्ताव होता था। और फिर 1854 में एक डाकघर अधिनियम आया जिससे उनकी मुफ्त डाक सुविधा भी छीन ली गई। अरे हाँ, ये छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन अपमान का भाव पैदा कर रही थीं। तो मतलब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, हाँ, हर तरफ से गुस्सा उबल रहा था। हाँ, जमीन बिल्कुल तैयार थी। जी हाँ, जमीन बिल्कुल तैयार थी। और फिर आई वो एनफील्ड राइफल और उसके कारतूस की कहानी। हाँ, बताइए इसके बारे में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी ब्राउन बेस्ड राइफल की जगह नई एनफील्ड राइफल लाने का फैसला किया। ठीक है। अब इसके जो कारतूस थे, उनकी कैप को लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। दांत से? क्यों? वो उसका डिजाइन ही वैसा था। अब जनवरी 1857 में ये अफवाह फैली, और शायद ये सच भी थी काफी हद तक, कि इस कैप पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। गाय और सूअर की चर्बी? हाँ, अब आप सोचिए, हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र और मुसलमान सैनिकों के लिए सूअर हराम। मतलब दोनों के धर्म पर सीधा हमला। बिल्कुल। ये खबर तो जैसे धमाके की तरह फैली, आग लग गई छावनियों में। और मंगल पांडे? हाँ, बैरकपुर छावनी बंगाल के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। उन्होंने 29 मार्च 1857 को इन कारतूसों के प्रयोग से साफ इनकार कर दिया और गुस्से में अपने अफसर पर हमला कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्हें पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है। तो मंगल पांडे की शहादत के बाद विद्रोह भड़क गया? हाँ, उनकी शहादत ने आग में घी का काम किया। कई जगह छिटपुट विरोध हुए, गुस्सा बढ़ता गया, लेकिन विद्रोह की असली औपचारिक शुरुआत हुई 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से। मेरठ से? जी। वहां सिपाहियों ने बड़ी संख्या में कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। जब उन पर कार्रवाई हुई तो उन्होंने बगावत कर दी, जेल खाने तोड़ दिए, अपने साथियों को छुड़ाया, अंग्रेज अफसरों को मारा।
और फिर दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए वो दिल्ली की ओर चल पड़े। दिल्ली क्यों? क्योंकि दिल्ली मुगल बादशाहत का केंद्र थी। उन्हें लगा कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में वो अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे। तो दिल्ली पहुंचकर उन्होंने क्या किया? 11-12 मई को वो दिल्ली पहुंचे, लाल किले पर कब्जा किया और बूढ़े बहादुर शाह जफर को चाहते न चाहते हुए भी हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। अच्छा, तो बहादुर शाह नेता बन गए। हाँ, नाम मात्र के नेता तो बन गए, लेकिन दिल्ली में असली सैनिक कमान जो थी वो बरेली से आए जनरल बख्त खान के हाथ में थी। वो ज्यादा योग्य सेनापति थे। तो दिल्ली एक बड़ा केंद्र बन गया। जी, दिल्ली विद्रोह का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई। लेकिन अंग्रेजों ने भी जल्दी ही जवाबी कार्यवाही की। उन्होंने क्या किया? जॉन निकोलसन और हडसन के नेतृत्व में बड़ी सेना भेजी गई। काफी लड़ाई हुई और सितंबर 1857 तक अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। और बहादुर शाह जफर का क्या हुआ? बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमा चला और उन्हें रंगून, बर्मा निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। ओह, तो दिल्ली का पतन हो गया। जी। इसके अलावा और कौन से बड़े केंद्र थे? लखनऊ का क्या हाल था? लखनऊ यानी अवध की राजधानी, वो भी एक बहुत बड़ा गढ़ था विद्रोह का। वहां किसने नेतृत्व किया? वहां जून 1857 में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थीं। हाँ। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया और अंग्रेजों को जबरदस्त चुनौती दी। वहां लड़ाई कैसी रही? वहां लड़ाई काफी भीषण हुई। अंग्रेज रेजिडेंसी पर घेरा डाला गया। अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस वहीं मारा गया। अच्छा। आखिरकार मार्च 1858 में सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेज सेना लखनऊ पर दोबारा कब्जा कर पाई। बेगम हजरत महल बचकर नेपाल चली गई। और कानपुर? कानपुर में भी तो बड़ा संघर्ष हुआ था, नाना साहेब और तांतिया टोपे। हाँ, कानपुर में भी जून 1857 में ही विद्रोह शुरू हुआ। वहां पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। उनका असली नाम धोंडूपंत था शायद। जी हाँ, धोंडूपंत। अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी तो वो नाराज थे। उन्होंने नेतृत्व संभाला। और तांतिया टोपे? उनके साथ उनके बहुत ही कुशल और वफादार सेनापति थे तांतिया टोपे, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था, और उनके सलाहकार थे अजीमुल्ला खान, जो काफी बुद्धिमान व्यक्ति थे। कानपुर में क्या हुआ? कानपुर में भी भारी लड़ाई हुई। वहां सत्ती चौरा घाट और बीबी घर जैसी कुछ बहुत दुखद और विवादास्पद घटनाएं भी हुई। यहाँ भी आखिरकार सर कॉलिन कैंपबेल ने ही दिसंबर 1857 तक विद्रोह को दबा दिया। नाना साहेब भी नेपाल भाग गए, तांतिया टोपे बच निकले और रानी लक्ष्मीबाई से जा मिले। अच्छा, तो अब आते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर। उनकी कहानी तो मतलब हम सब ने सुनी है। बिल्कुल, रानी लक्ष्मीबाई तो वीरता का प्रतीक ही बन गई। डलहौजी की हड़प नीति के कारण उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। हाँ। तो उन्होंने जून 1857 में विद्रोह का झंडा बुलंद किया और सर ह्यू रोज की सेना का बड़ी बहादुरी से सामना किया। पर झांसी तो वो हार गई शायद। हाँ, काफी लड़ाई के बाद झांसी उनके हाथ से निकल गई, लेकिन वो हारी नहीं। वो बचकर कालपी पहुंची और फिर तांतिया टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर पर कब्जा? ये तो बड़ी बात थी। हाँ, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन अंग्रेजों ने पीछा नहीं छोड़ा। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं। उनकी बहादुरी की तो अंग्रेज भी तारीफ करते हैं। जी हाँ, सर ह्यू रोज ने खुद कहा था कि विद्रोहियों में वो अकेली मर्द थीं। और तांतिया टोपे का क्या हुआ? तांतिया टोपे बच निकले और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध जारी रखा, लेकिन बाद में अप्रैल 1859 में उन्हें धोखे से पकड़वा दिया गया और फांसी दे दी गई। ओह, बिहार में भी तो कुंवर सिंह थे, उनकी भी बड़ी चर्चा होती है। हाँ, बिहार में खासकर जगदीशपुर आरा के लगभग 80 साल के जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह। 80 साल? जी, इस उम्र में भी उन्होंने अद्भुत नेतृत्व क्षमता दिखाई। उन्होंने कई बार अंग्रेजों को हराया और अपना इलाका आजाद करा लिया। वो नाना साहिब से मिलने कानपुर भी गए थे। फिर उनका क्या हुआ? लड़ाई में वो बुरी तरह घायल हो गए थे। अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके बाद उनके भाई अमर सिंह ने संघर्ष जारी रखा। वहां किसने विद्रोह दबाया? वहां विलियम टेलर और विंसेंट आयर जैसे अंग्रेज अधिकारियों ने विद्रोह को दबाया। इनके अलावा भी तो कई नेता थे, जैसे बरेली में। हाँ, बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया। वो रुहेलखंड के पूर्व शासक के वंशज थे।
वहां भी कॉलिन कैंपबेल ने ही विद्रोह दबाया। और फैजाबाद में कोई मौलवी थे? जी, फैजाबाद या अयोध्या में मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। बड़े जबरदस्त नेता थे, उन्हें डंका शाह भी कहते थे, क्योंकि वो डंका बजाते हुए चलते थे। उन्होंने जिहाद का नारा दिया था। अच्छा, अंग्रेज उनसे डरते थे क्या? बहुत। अंग्रेजों ने उन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। बाद में एक गद्दार ने उन्हें मरवा दिया। और इलाहाबाद? इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने कमान संभाली थी। वहां कर्नल नील ने बड़ी क्रूरता से विद्रोह को दबाया था। तो मतलब दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार, बरेली, फैजाबाद, इलाहाबाद ये मुख्य केंद्र थे। जी हाँ, ये मुख्य केंद्र थे। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है, और परीक्षा के लिए भी, कि ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला था। हाँ, ये बात आपने पहले भी कही थी। जी, दक्षिण भारत लगभग पूरी तरह शांत रहा। पंजाब, सिंध, राजपूताना के ज्यादातर हिस्से, पूर्वी बंगाल, ये सब अप्रभावित रहे। और राजा महाराजा? कई बड़े राजा महाराजा, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, पटियाला, नाभा, जींद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा, इन सब ने न सिर्फ विद्रोह में भाग नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया। ओह, ये तो बड़ा झटका रहा होगा इन विद्रोहियों के लिए। बिल्कुल। लॉर्ड कैनिंग ने तो बाद में कहा भी था कि इन शासकों ने तूफान में तरंग रोधक, ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म का काम किया, वरना हम बह जाते। और पढ़ा लिखा वर्ग, शिक्षित मध्य वर्ग? वो भी ज्यादातर इससे अलग ही रहा। उन्हें लगता था कि अंग्रेज शासन आधुनिकीकरण ला रहा है और ये विद्रोह पिछड़े सामंती तत्वों का है। तो क्या यही सब कारण थे कि ये विद्रोह आखिरकार असफल हो गया? मतलब इतनी वीरता, इतना बलिदान, फिर भी कामयाबी क्यों नहीं मिली? हाँ, असफलता के कारणों को समझना भी उतना ही जरूरी है, और ये परीक्षा में भी पूछा जाता है। बताइए। पहला कारण तो यही था कि ये सीमित था, पूरे देश में नहीं फैला और समाज के सभी वर्गों का इसे समर्थन नहीं मिला। ठीक है। दूसरा, विद्रोहियों में संगठन और एकता की जबरदस्त कमी थी। कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था जो सबको एक साथ लेकर चल सके, एक योजना बना सके। मतलब बहादुर शाह जफर प्रभावी नेता नहीं बन पाए? वो बूढ़े थे और उनमें वो क्षमता नहीं थी। बाकी नेता भी अपने अपने इलाकों में ज्यादा केंद्रित थे, उनमें आपसी तालमेल की कमी थी, कोई कॉमन प्लान नहीं था। तीसरा कारण? तीसरा, विद्रोहियों के पास साधनों की बहुत कमी थी। अंग्रेजों के पास उनसे कहीं बेहतर हथियार थे, पैसा था और कुशल अनुभवी सेनापति थे। और वो टेलीग्राफ वाली बात? हाँ, वो बहुत अहम था। अंग्रेजों के पास टेलीग्राफ था, जिससे वो बहुत तेजी से खबरें एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे और अपनी सेनाओं को मूव कर सकते थे। विद्रोहियों के पास ये नहीं था। सही बात है। चौथा कारण? चौथा, जैसा हमने कहा, कई देशी रियासतों का अंग्रेजों का साथ देना। इससे विद्रोहियों की कमर टूट गई। पांचवां, विद्रोहियों के पास कोई स्पष्ट लक्ष्य या भविष्य की योजना नहीं थी। मतलब अंग्रेजों को हटा देंगे, ठीक है, पर उसके बाद क्या होगा, कैसा शासन होगा, इस पर कोई एक सोच, कोई कार्यक्रम नहीं था। और छठा कारण वो शिक्षित वर्ग वाला? हाँ, छठा कारण शिक्षित और मध्य वर्ग का समर्थन न मिलना। उनका अलग रहना भी एक कमजोरी साबित हुई। तो इन सब कारणों से विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल बेकार गया? क्या इसका कोई असर नहीं पड़ा, कोई परिणाम नहीं हुए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तात्कालिक रूप से भले ही ये असफल रहा हो, लेकिन 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी और भारत के इतिहास पर बहुत गहरे और दूरगामी निशान छोड़े। इसके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे। क्या थे वो परिणाम? सबसे बड़ा और तात्कालिक परिणाम तो ये हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। अच्छा, कंपनी राज खत्म? जी हाँ, बिल्कुल खत्म। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। ये कैसे हुआ? इसके लिए ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक कानून पास किया, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है। और गवर्नर जनरल का क्या हुआ? गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर अब वाइसराय कर दिया गया। वाइसराय सीधे ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता था और लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, वही भारत के पहले वाइसराय बने। ये तो बड़ा बदलाव था। हाँ, और एक और बड़ा बदलाव ये हुआ कि मुगल बादशाहत का हमेशा के लिए अंत हो गया। बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह साबित हुए। सेना में भी कुछ बदलाव हुए? हाँ, सेना का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया गया। अंग्रेजों को डर लग गया था। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सेना में यूरोपियन सैनिकों की संख्या काफी बढ़ा दी और भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी।
खासकर तोपखाने जैसे महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह यूरोपीय लोगों के हाथ में दे दिए गए। और भारतीय सैनिकों की भर्ती में? भारतीय सैनिकों की भर्ती में नीति बदली गई। जिन इलाकों के सैनिकों ने विद्रोह में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था, जैसे अवध, बिहार, मध्य भारत, वहां से भर्ती कम कर दी गई। तो फिर भर्ती कहां से की? उन्होंने लड़ाकू जातियों, मार्शल रेसेस का एक सिद्धांत गढ़ा और गोरखा, सिख, पठान जैसी जातियों से ज्यादा भर्ती शुरू की, जिन्होंने विद्रोह दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। अच्छा, इसके लिए कोई कमीशन बना था क्या? जी हाँ, सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन बनाया गया था। ये नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, पील कमीशन। और अंग्रेजों की नीतियों में क्या बदलाव आया राजाओं के प्रति? अंग्रेजों ने अब ये समझ लिया कि राज्यों को हड़पने की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी खतरनाक है, तो उन्होंने राज्यों के विलय की नीति त्याग दी। मतलब अब और राज्यों को नहीं मिलाया जाएगा? हाँ, उन्होंने वादा किया कि वो भारतीय राजाओं के अधिकारों, उनकी गरिमा और सम्मान को बनाए रखेंगे, बशर्ते वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार रहें। उनके गोद लेने के अधिकार को भी मान्यता दे दी गई। और सामाजिक धार्मिक मामलों में? ये भी वादा किया गया कि अंग्रेज सरकार अब भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में दखल नहीं देगी, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाएगी। हालांकि व्यवहार में ये कितना हुआ वो अलग बात है। और क्या असर पड़ा? एक बहुत बड़ा असर ये हुआ कि भले ही ये संगठित राष्ट्रीय आंदोलन ना रहा हो, पर इसने भविष्य के भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। वो कैसे? लोगों में पहली बार एक बड़े पैमाने पर यह चेतना आई कि उनका एक साझा दुश्मन है, अंग्रेजी हुकूमत। इस विद्रोह ने भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा दी। सही बात है। और एक नकारात्मक परिणाम भी हुआ। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति को और मजबूती से लागू करना शुरू कर दिया। मतलब? उन्होंने देखा कि विद्रोह में हिंदू मुसलमान साथ लड़े थे, तो उन्होंने जानबूझकर दोनों समुदायों के बीच शक और दूरी बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी, ताकि वो दोबारा मिलकर उनके लिए खतरा न बन सके। ओह, ये तो बहुत चालाकी थी। जी। तो ये तो सचमुच बहुत बड़े और दूरगामी परिणाम थे 1857 के। अब चलते चलते, जैसे हमने शुरू में कहा था, परीक्षा की तैयारी के लिहाज से क्या हम कुछ सबसे जरूरी फैक्ट्स को फटाफट दोहरा सकते हैं, एक क्विक रिवीजन जैसा? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। तो मुख्य बातें जो याद रखनी है। बताइए। कब हुआ? 1857 में। ठीक है। उस समय मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। गवर्नर जनरल कौन थे, जो पहले वाइसराय भी बने? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन। विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, एनफील्ड राइफल। चर्बी वाले कारतूस। विद्रोह की औपचारिक शुरुआत कहाँ से हुई और कब? 10 मई 1857 मेरठ से। 10 मई मेरठ। मुख्य केंद्र और उनके नेता कौन थे? दिल्ली में बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान। लखनऊ में? बेगम हजरत महल। ठीक। कानपुर में? नाना साहेब और तांत्या टोपे। नाना साहेब, तांत्या टोपे। झांसी में? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। बिहार या जगदीशपुर आरा में? कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह। बरेली में? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह, डंका शाह। मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद में लियाकत अली। लियाकत अली। मुख्य अंग्रेज सेनापति जिन्होंने विद्रोह दबाया? दिल्ली में निकोलसन और हडसन। लखनऊ, कानपुर, बरेली में कॉलिन कैम्बेल। कॉलिन कैम्बेल। झांसी में ह्यू रोज। ह्यू रोज। बिहार में विलियम टेलर और विंसेंट आयर। ठीक है। इलाहाबाद में कर्नल नील। कर्नल नील। विद्रोह का सबसे बड़ा नतीजा क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, भारत पर ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन 1858 के एक्ट द्वारा और वॉइसरॉय पद का बनना। कंपनी राज खत्म, क्राउन राज शुरू। बिल्कुल। विद्रोह के स्वरूप पर मुख्य मत क्या है? स्वतंत्रता संग्राम सावरकर, सैनिक विद्रोह ज्यादातर अंग्रेज मजुमदार, सामंती विद्रोह नेहरू, या फिर मिला जुला रूप जिसने बाद में राष्ट्रीय स्वरूप लिया, एसएन सेन? ये अलग अलग नजरिया। सेना के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बना? पील कमीशन। पील कमीशन। कुछ अहम किताबें कौन सी हैं इस विषय पर? वीडी सावरकर की द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, एसएन सेन की 1857 और आरसी मजूमदार की द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। बेहतरीन। ये रिवीजन तो मतलब परीक्षा के लिए एकदम परफेक्ट है, बहुत काम आएगा। जी, कोशिश यही थी। तो कुल मिलाकर 1857 एक ऐसी घटना थी जिसने ना सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी, बल्कि भारत के भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा भी कहीं ना कहीं तय कर दी। बिल्कुल।
इसकी विफलता ने भी बहुत कुछ सिखाया। इसने ये दिखाया कि सिर्फ जोश और वीरता ही काफी नहीं होती, बल्कि एकता, संगठन, एक स्पष्ट राष्ट्रीय लक्ष्य और बेहतर साधनों की भी जरूरत होती है। इसकी विरासत जटिल है, लेकिन भारतीय इतिहास में इसका महत्व निर्विवाद है। सही कहा। और अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर 1857 में विद्रोहियों के पास, मान लीजिए आज के ज़माने जैसे संचार के साधन होते, व्हाट्सएप होता, एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व होता और समाज के सभी वर्गों का ज्यादा व्यापक समर्थन होता, तो क्या नतीजा कुछ और हो सकता था? सोचिएगा जरूर इस पे। हाँ, ये सोचने वाली बात है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।